यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस मंच पर होती? यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस दिल्ली का कभी चेहरा भी देख पाती? तो ये एनएफएस की क्या प्रक्रिया है? मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 साल पढ़ा चुकी हूँ। जिस कॉलेज में मेरा चयन 3 साल पहले एडहॉक की सीट पर हुआ था, 3 साल बाद उसी सीट पर सेम कमेटी के द्वारा फिर से इंटरव्यू होता है और उसमें मुझे एनएफएस कर दिया जाता है। मैं समृद्ध भारत के इस मंच से आप सबका यहाँ पर क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ। मजाज का एक शेर है जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मैं कोसी के इलाके से हूँ। कोसी यानी कि मच्छर का इलाका, पानी का इलाका और दलदल का इलाका, कीचड़ का इलाका। और जहाँ कीचड़ की बात होती है वहाँ कमल की भी बात होती है। कमल हमारे यहाँ भी खिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कमल का रंग सफ़ेद होता है, गुलाबी होता है। हमारे यहाँ कमल केसरिया अभी तक नहीं खिला है, इसीलिए हमारे यहाँ का कमल शांति लाता है, वैमनस्यता नहीं लाता, सांप्रदायिकता नहीं लाता। ये वही मधेपुरा है जहाँ से मैं हूँ। ये वही मधेपुरा की धरती है जहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल समाजवादी नेता पैदा हुए, चिंतक पैदा हुए। जिस आरक्षण की बात, जिस मंडल कमीशन की बात हम लोग लगातार ऐसे मंचों से करते हैं, मैं उसी मधेपुरा से हूँ। और यहाँ पर मैं अपना परिचय देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर आरक्षण और महिला आरक्षण पर संक्षेप में जो मेरे पास 4 या 5 मिनट है, 6 मिनट है, मैं उस पर अपनी बात रखूँगी कि मुझ जैसी, मैं एक बहुत साधारण किसान परिवार से आती हूँ और मुझे अब लगता है, रेट्रोस्पेक्ट में जाके मुझे लगता है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस मंच पर होती? यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या मैं इस दिल्ली का कभी चेहरा भी देख पाती? क्या आरक्षण नहीं होता और जेएनयू जैसे संस्थान नहीं होते जहाँ पर डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है? डी राजा साहब यहाँ मौजूद हैं और हमें पता है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो मुझ जैसी बहुत सारी लड़कियों का सपना ही रह जाता। और वही मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और ऐसे कई सारे इलाके हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। तो आरक्षण क्या है और आरक्षण को लेकर जो अभी तमाम बहसें हो रही हैं कि कास्ट सेंसस, जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, उस पर जो पूरी बहस है उस पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि इस 700 या 800 इस हॉल की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में हम बहुत कम संख्या में हैं। मैं इस पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इस हॉल में इतने लोग क्यों नहीं हैं। बार बार इस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। कल रात के 12 बजे तक ये बात हो रही थी कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। तो आप देखिए कि बहुजन को किस तरीके से आपको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। आपके हौसलों को, आपकी जो ताकत है, आप जिस बुलंदी को छूना चाहते हैं उस बुलंदी तक हम ना पहुँचे, उस हौसलों को कैसे क्रश किया जाए। तो इसके लिए हम बहुजन जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो आवाज़ आरक्षण को लेकर हो, महिला आरक्षण को लेकर हो, जाति जनगणना को लेकर के हो, रोस्टर सिस्टम को लेकर हो, नॉट फाउंड सूटेबल, एक टर्म बहुत आजकल फेमस हो रहा है, एनएफएस। तो ये एनएफएस की क्या प्रक्रिया है? मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 साल पढ़ा चुकी हूँ। जिस कॉलेज में मेरा चयन 3 साल पहले एडहॉक की सीट पर हुआ था, 3 साल बाद उसी सीट पर सेम कमेटी के द्वारा फिर से इंटरव्यू होता है और उसमें मुझे एनएफएस कर दिया जाता है। ये एनएफएस आज की बात नहीं है जिसमें बद्री नारायण साहब की बहुत आप लोगों ने चर्चा सुनी होगी कि कैसे सारे ओबीसी सीटों को एनएफएस कर दिया गया। तो ये बहुत नई बात नहीं है। इसको बार बार लोगों तक पहुंचाने की बात है कि एनएफएस क्यों किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी में कोई एनएफएस नहीं होता है, सारे विद्वान वहाँ हैं।
लेकिन ओबीसी में, SC ST में आपको NFS की सीटें मिल जाती हैं, कोई योग्य आपको मिलता नहीं है। तो ऐसे जितने भी, मैं आप सब बहुजन से, दलित भाइयों से, बहनों से, सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि जहाँ भी मौके आए हमें इन मौक़ों से चूकना नहीं चाहिए।